नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 18 फरवरी और द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, सीखना कभी भी समाप्त नहीं होता बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। और ये कथन है एल्बर्ट आइंस्टीन जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, हाल ही में भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास के क्षेत्र में आयोजित किया गया। ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी दक्षिण चीन सागर, सी हिंद महासागर क्षेत्र या डी अंडमान सागर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिंद महासागर क्षेत्र। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है एनजीटी गिव्स क्लियरेंस टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। न्यूज को समझ लेते हैं और ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर बनने वाली विशाल अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दे दी है। और एनजीटी ने कहा है कि इस परियोजना का रणनीतिक महत्व काफी बड़ा है और सभी जरूरी पहलुओं पर विचार किया गया, इसलिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर परियोजना है क्या। तो इसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट निकोबार परियोजना कहा जाता है। इसकी कल्पना नीति आयोग ने की थी और इसे लागू करने की जिम्मेदारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम यानी ANIIDC को दी गई है। इसका मकसद है ग्रेट निकोबार को एक बड़ा आर्थिक और समुद्री हब बनाना। अब इस परियोजना में क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले गलाथिया खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि एक बड़ा बंदरगाह बनाया जाएगा। इसके अलावा एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा जो कि नागरिक और सैन्य दोनों काम के लिए इस्तेमाल होगा। एक नई एकीकृत टाउनशिप बसाई जाएगी ताकि भविष्य में बढ़ती आबादी को बसाया जा सके। और साथ ही 450 मेगावाट का गैस और सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र भी लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ग्रेट निकोबार इतना खास क्यों है। दरअसल यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और मलक्का जलडमरू के बहुत पास स्थित है। मलक्का जलडमरू दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी है यहीं पर, इसलिए रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से यह जगह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यह इलाका पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और भूकंपीय जोन 5 में आता है, यानी यहाँ भूकंप और सुनामी का खतरा ज्यादा है, जैसे कि 2004 की सुनामी में देखा गया था। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कई चिंताएं उठाई। कहा गया कि परियोजना के लिए जो आधारभूत डेटा इस्तेमाल किया गया वह पर्याप्त नहीं था। प्रवाल भित्तियों, समुद्री कछुओं के घोंसलों, स्थलों, जैव विविधता और स्थानीय जनजातियां जिसमें कि शोम्पेन और निकोबारी समुदाय शामिल हैं, इनके अधिकारों को लेकर भी कई सवाल उठे। एनजीटी ने इन सभी याचिकाओं पर विचार किया और मुख्य परियोजना क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई गई। अगर कहीं बिखरी हुई प्रवाल संरचना है तो उन्हें वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरित किया जाएगा, ऐसा न्यायाधिकरण ने कहा। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए गए कि तटरेखा की सुरक्षा, रेतीले समुद्र तटों का संरक्षण और कछुओं के घोंसला स्थलों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। CRZ-1A नियमों का सख्ती से पालन भी अनिवार्य बताया गया। तो कुल मिलाकर ये परियोजना भारत के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। अब असली चुनौती यही है कि क्या हम रणनीतिक मजबूती और पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चल पाएंगे। यही आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल होगा। अब समझते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के बारे में। तो यह भारत में पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का स्थान लिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके साथ क्षेत्रीय बेंच भी है। पुणे, पश्चिम में पुणे है और मध्य में भोपाल है, दक्षिण में चेन्नई है और पूर्व में कोलकाता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू हियर प्लीज अगेंस्ट DP एक्ट। और ये टॉपिक जो है वो पूरा जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे तो ये जो पूरा मामला है वो भारत के नए डेटा संरक्षण कानून और सूचना के अधिकार के बीच टकराव से जुड़ा हुआ है। और अब इस प्रदेश की सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ जो है इस पर सुनवाई करेगी। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। तो दरअसल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कई याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है जिनमें कहा गया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023
यानी कि डीपी एक्ट 2023 नागरिकों के सूचना के अधिकारों को कमजोर करता है। सबसे पहले आप समझते हैं कि इस पूरी विवाद की जड़ क्या है। तो इस कानून की धारा 44(3) को लेकर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) में बदलाव करता है। अब समझते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी। तो आरटीआई कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी या संस्था से व्यक्तिगत जानकारी मांगता था तो उसे तभी रोका जा सकता था जब वह जानकारी किसी सार्वजनिक गतिविधि से जुड़ी न हो या उसका खुलासा निजता का अनुचित उल्लंघन हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जनहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट निजता से ज्यादा महत्वपूर्ण पाया जाता है तो जानकारी देना अनिवार्य था, यानी निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन रखा गया था। अब समझते हैं नया बदलाव क्या करता है। तो याचिकाकर्ताओं के अनुसार डीपी एक्ट की धारा 44(3) व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर व्यापक प्रतिबंध लगाती है। उनका कहना है कि अब सरकार को यह तय करने का अनियंत्रित विवेकाधिकार मिल गया है कि कौन सी जानकारी व्यक्तिगत है और उसे रोका जा सकता है। अब याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे पारदर्शिता कम होगी और सरकार जवाबदेही से बच सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फिलहाल धारा 44(3) के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन अदालत ने माना कि मामला जटिल, संवेदनशील और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है, इसलिए इसे संविधान पीठ के पास भेजा गया है, जहां 5 या उससे अधिक न्यायाधीश इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि अदालत को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि व्यक्तिगत जानकारी से वास्तव में क्या तात्पर्य है। तो अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने 2019 के एक महत्वपूर्ण फैसले सीपीआईओ बनाम सुप्रीम कोर्ट केस में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निजता और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन के लिए अनुपातिकता परीक्षण लागू किया था। 2019 के उस फैसले में कहा गया था कि व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए जब तक कि व्यापक जनहित में उसका खुलासा आवश्यक न हो। इसी के साथ यह अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है। अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक पदाधिकारियों की निजता को आम नागरिकों के बराबर मानता है। निजता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन वह राज्य को प्राप्त अधिकार नहीं है, यानी सरकार अपने कामकाज में पूरी तरह निजी नहीं हो सकती है। अब असल विवाद ये है कि क्या डेटा संरक्षण के नाम पर सरकार की पारदर्शिता कम हो सकती है? क्या व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा इतनी व्यापक हो सकती है कि सार्वजनिक जवाबदेही प्रभावित हो जाए, या फिर निजता की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है? अब संविधान पीठ तय करेगी कि डीपी एक्ट की धारा 44 संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये मामला केवल एक कानून का विवाद नहीं है, बल्कि यह निजता बनाम पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा बनाम लोकतांत्रिक जवाबदेही, इन मूलभूत सिद्धांतों के बीच संतुलन का भी सवाल है। और आने वाला फैसला तय करेगा कि डिजिटल युग में नागरिकों का सूचना का अधिकार किस सीमा तक सुरक्षित रहेगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप इज अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, सीज पीएम। पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे तो भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नया पड़ाव पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुंबई में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ऊंचा कर दिया है। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत फ्रांस साझेदारी दुनिया में स्थिरता की एक मजबूत शक्ति है। अब बैठक में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के प्रोटोकॉल में संशोधन, होराइजन 2047 रोडमैप की समीक्षा के लिए वार्षिक विदेश मंत्रियों के संवाद की स्थापना और सशस्त्र बलों की पारस्परिक तैनाती पर समझौता इसमें किया गया। स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर भी सहमति बनी है। अब प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भारत फ्रांस साझेदारी की कोई सीमा नहीं है, यह गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच सकती है। वहीं राष्ट्रपति मैक्रोन ने जोर दिया कि यह संबंध कानून के शासन और वर्चस्वहीन विश्व व्यवस्था जैसा साझा सिद्धांतों पर आधारित है। और उन्होंने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पारदर्शिता और विविधता का सम्मान जरूरी है और एल्गोरिदम पारदर्शी होने चाहिए। रक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति देखने को मिली है। दोनों नेताओं ने कर्नाटक के विमागल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो भारत में रक्षा और एरोस्पेस सहयोग को नई गति देगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के लिए भारत फ्रांस केंद्र, डिजिटल विज्ञान व प्रौद्योगिकी केंद्र और विमानन में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने की भी घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि रक्षा, तकनीक, नवाचार, संस्कृति और वैश्विक राजनीति हर स्तर पर साझेदारी को नई दिशा देने वाला कदम साबित हुई है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है नीड ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू टैकल AI बायस रिस्क, टेक मस्ट रिमेन ह्यूमन सेंट्रिक।
मोदी। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। न्यूज़ को समझ लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अब मानव क्षमताओं के विस्तार का एक सभ्यतागत मोड़ बन चुकी है, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी भी दी है कि अगर इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया गया तो ये समाज की बुनियादी संरचनाओं को चुनौती दे सकती है। भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह है कि इस तरह के आयोजन की मेजबानी करने वाला ग्लोबल साउथ का पहला देश भारत बना है। इसी के साथ एआई का इस्तेमाल वैश्विक विकास को तेज करने के लिए होना चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह मानव केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और उन्होंने इंडिया एआई मिशन का जिक्र भी किया और ये कहा कि भारत ऐसा कोड विकसित कर रहा है जो भारतीय मूल्यों को दर्शाता है, लोगों की सेवा करता है और भारत को एक जिम्मेदार एआई लीडर के रूप में स्थापित करता है। और रणनीतिक और सोच समझकर उपयोग की गई एआई गंभीर विकास चुनौतियों को हल कर सकती है, साथ ही नए आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई पहले से ही सकारात्मक असर दिखा रही है। शिक्षा में एआई आधारित समाधान सीखने की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। डेयरी क्षेत्र में अमूल जैसे संगठन 36 लाख महिला डेयरी श्रमिकों को पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर डिजिटल मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब एआई में पूर्वाग्रह यानी बायस की समस्या वास्तविक है, खासकर लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में। उन्होंने कहा है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण एआई पूर्वाग्रह ऐसे रूप में सामने आ सकता है जो पश्चिमी देशों में दिखाई नहीं देता है और इसलिए भारत विविध डेटा सेट तैयार कर रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं में एआई विकास पर जोर दे रहा है और शैक्षणिक संस्थाओं और टेक कंपनियों में निष्पक्षता पर शोध भी बढ़ा रहा है। एआई से रोजगार खत्म होने पर चिंता बनी हुई है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि एआई आईटी सेक्टर को खत्म नहीं कर रहा बल्कि उसे बदल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि लोग बदलती तकनीक के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें। यानी कि सीधा सा संदेश उनका ये है कि एआई ने जो है कि नई दिशा दी है भारत में लर्निंग को लेकर के, और एआई को मानवता के हित में इस्तेमाल करना है, न कि उसे समाज पर हावी होने देना है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है 2 डिजिटल इनिशिएटिव टू बूस्ट हेल्थ एआई इकोसिस्टम लॉन्च्ड। यानी कि नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 2 अहम डिजिटल स्वास्थ्य पहलों, जिसमें कि एक है आपका साही और दूसरा है बोध, इन दोनों का शुभारंभ किया। तो साही का पूरा नाम है सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव और बोध का पूरा नाम है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कदम भारत के स्वास्थ्य तंत्र में एआई के सुरक्षित, नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एआई अकेले प्रभावी नहीं हो सकता, बल्कि यह मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पर निर्भर करता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में एक व्यापक, समावेशी और विस्तार योग्य डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना की गई है। 2020 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई ताकि स्वास्थ्य सेवा के लिए मजबूत डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार किया जा सके। साही को केवल एक तकनीकी पहल नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा में एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक व्यापक शासन ढांचा, नीतिगत दिशा निर्देश और राष्ट्रीय रोड मैप बताया गया है। उनके अनुसार साही जो है वो भारत को नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित तरीके से एआई का लाभ उठाने में मार्गदर्शन करेगा। वहीं बोध को सरकार और शिक्षा जगत के सहयोग से विकसित किया गया है, जो कि बड़े पैमाने पर तैनाती से पहले एआई समाधानों के परीक्षण और सत्यापन के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। अब एआई समाधानों के प्रदर्शन, विश्वसनीयता और वास्तविक दुनिया में उनकी उपयोगिता का कड़ाई से मूल्यांकन आवश्यक है। और साथ ही साथ साही और बोध मिलकर नवाचार, जिम्मेदारी और जनविश्वास पर आधारित एक भरोसेमंद, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है टेक्सास प्रूव्स फर्टाइल टू बर्न आउट सिगरेट यूज इन इंडिया और ये टॉपिक है जीएस पेपर 3 हेल्थ और साथ ही साथ इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता और उत्पादक देश है, लेकिन सिगरेट पर कर बढ़ाने के बावजूद खपत में अपेक्षित कमी नहीं दिख रही है। वर्तमान में सिगरेट पर कुल कर खुदरा मूल्य का लगभग 53% है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुझाए गए 75% मानक से काफी कम है। WHO के अनुसार 75% कर स्तर वह सीमा है जहां पर विशेष रूप से युवाओं और कम आय वर्ग में खपत में उल्लेखनीय गिरावट शुरू होती है। WHO के मुताबिक भारत में तंबाकू सेवन हर साल लगभग 13 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक इसके प्रमुख परिणाम है। निकोटीन, जो तंबाकू का अत्यधिक लत लगाने वाला रसायन है, कुछ ही सेकंड में फेफड़ों में से रक्त में पहुंचकर मस्तिष्क के डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है और लत को मजबूत बनाता है।
हर बजट में सिगरेट की कीमत बढ़ाई जाती है। 1 फरवरी से लागू अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण कीमतों में 15 से 30% की वृद्धि हुई, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि उपभोक्ता मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं रही, जिससे तंबाकू उत्पाद महंगे होने के बजाय अपेक्षाकृत किफायती बने रहे। बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार वैश्विक साक्ष्य बताते हैं कि कर वृद्धि तंबाकू खपत कम करने का प्रभावी तरीका है। और इसी के साथ 2017 में एक शोध आया और इसके अकॉर्डिंग सिगरेट पर वैट में हर 10% वृद्धि से पुरुषों में सिगरेट पीने में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। फिर भी भारत में कर दरें अभी भी WHO के 75% मानक से कम है। अब चिंता का विषय यह भी है कि बीड़ी पर GST दर घटाकर 18% कर दी गई है। बीड़ी सिगरेट से अधिक प्रचलित है और धुआं रहित तंबाकू के बाद दूसरा सबसे सामान्य रूप है। इसका उपयोग मुख्यतः निम्न आय वर्ग करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीड़ी पर कर दर 40% तक बढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य असमानताएं और बढ़ सकती हैं। तंबाकू नियंत्रण पर WHO की संधि WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल यानी कि FCTC के सचिवालय ने चेतावनी दी है कि तंबाकू उद्योग वैश्विक नीतियों को कमजोर करने के प्रयास तेज कर रहा है। हाल ही में जिनेवा में आयोजित FCTC के 11वें सम्मेलन में तंबाकू नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और उद्योग की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में तंबाकू उद्योग, चाहे वह सिगरेट, बीड़ी या धुआं रहित तंबाकू क्षेत्र हो, नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में उद्योग हस्तक्षेप सूचकांक में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। तंबाकू का असर सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। अरबों प्लास्टिक फिल्टर वाले सिगरेट टुकड़े हर साल पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जहरीले रसायन मिट्टी और पानी में रिसते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को तंबाकू से होने वाली मौतों और बीमारियों में वास्तविक कमी लानी है तो कर दरों को WHO के 75% मानक तक लाना होगा, खासकर बीड़ी और अन्य सस्ते विकल्पों पर। साथ ही उद्योग हस्तक्षेप पर सख्ती और जनस्वास्थ्य आधारित नीति निर्माण की आवश्यकता है। तंबाकू नियंत्रण केवल राजस्व का मुद्दा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समानता का भी प्रश्न है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। साही का पूर्ण रूप क्या है? A. सिक्योर AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, B. स्मार्ट AI फॉर हेल्थ इंडिया, C. सेफ एनालिटिक्स फॉर हेल्थ इंटीग्रेशन या D. सिस्टमेटिक AI फॉर हॉस्पिटल इनोवेशन। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।